हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानिंग। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज आपकी एक सीरीज स्टार्ट की है पेपर 1 एंड पेपर 2 की। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस के सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस सेशन को गो थ्रू करिए। ओके। एंड अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉडल ऑफ करिकुलम। ठीक है, करिकुलम के कई सारे मॉडल्स हैं आपके, जिससे हर बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ मॉडल हैं ऐसे जो आपके सिलेबस में मेंशन है, एंड कुछ ऐसे भी मॉडल हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट वहां से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। एंड करिकुलम के और भी कई सारे मॉडल हैं जो एक्सपेक्टेड है, जो आपका दिसंबर सेशन है वहां पे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने ओवरऑल करिकुलम में जितने भी मॉडल हो सकते हैं एंड जितने भी मॉडल मैंने पढ़े हुए हैं वो सारे मॉडल मैंने यहाँ पे कंबाइंड तरीके से पूरे डाल दिए हुए हैं। एंड इसका 2 सेशन है मॉडल के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मॉडल है आपके करिकुलम के उसके 2 सेशन है। ऑलरेडी एक सेशन है आपका डे 3 करके मैंने अपलोड करके रखा हुआ है प्लेलिस्ट में, उसे चेकआउट करिएगा। एंड आज जो है वो है आपका डे 4, जहाँ पे हम पूरे मॉडल को कंप्लीट यहाँ पे कवर करेंगे। राइट। सो ये सारे मॉडल हैं मैंने डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज एक बार उसे चेक करिएगा, है ना। आ जाओ, फिर बात करते हैं प्रोडक्ट मॉडल एंड प्रोसेस मॉडल। ये भी 2 तरीके के मॉडल होते हैं, प्रोडक्ट मॉडल एंड प्रोसेस मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे आउटकम्स की बात करते हैं। और प्रोसेस प्रोसेस जहाँ पे हम कैसे स्टूडेंट जो एक लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल थिंकिंग, ठीक है, कैसे इंडिविजुअल थिंक करता है, लर्न करता है, सीखता है। तो ये है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का सिंपली मतलब तो ये आपकी करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मॉडल हैं जो आपके करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल हैं, या फिर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के मॉडल हैं, या फिर आपके करिकुलम इवैल्यूएशन के मॉडल है। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन करके रखा हुआ है। तो ये जो मॉडल है ये किसके मॉडल है, आपके करिकुलम डेवलपमेंट के हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये जो मॉडल है आपका, ये करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मॉडल इसे बोलते हैं। प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है, ये फोकस करता है एंड रिजल्ट्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, लाइक आपकी ग्रेड्स क्या हैं, आपने कौन सी स्किल सीखी है, या फिर कौन से नॉलेज को आपने गेन किया है। बेसिकली एम्फेसाइज करते हैं ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं ओवर द लर्निंग प्रोसेस। एक लर्निंग प्रोसेस है, उस दौरान एक जो फिनिश्ड या फिर एक आप जो स्किल मतलब स्किल सीखते हैं वो होता है आपका प्रोडक्ट मॉडल। प्रोसेस की बात करते हैं, फोकस करता है लर्निंग इटसेल्फ, लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ, जहां पे आपके आते हैं स्टूडेंट कैसे थिंक करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, हाउ दैट थिंकिंग इम्पैक्ट द फ्यूचर लर्निंग। दिस मॉडल इज ओपन एंडेड एंड एम्फेसाइज ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये होता है आपका प्रोसेस मॉडल। तो फोकस किस पे है, आपका आउटकम पे है, सच एज ग्रेड्स और स्किल। प्रोसेस में फोकस किस पे है, लर्निंग प्रोसेस पे है, जहां पे इंक्लूडिंग हाउ स्टूडेंट थिंक एंड लर्न। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो मास्टरी ऑफ स्किल्स, मान लेते हैं हमने रीडिंग या राइटिंग की कोई स्किल्स को सीखा है, तो उसमें जो मास्टरी है, ठीक है, वो हमारा प्रोडक्ट के अंदर आता है। और प्रोसेस के अंदर जब हम सीख रहे होते हैं, ठीक है, जिस दौरान हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं रीडिंग और राइटिंग को, वो जो प्रोसेस होता है, वो जो ड्यूरेशन होता है वो हमारा प्रोसेस के अंदर आता है। अप्रोच की अगर बात करूं तो यहाँ पे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और यहाँ पे इंटेंशंस होते हैं। होलिस्टिक ह्यूमन अप्रोच इसे यहाँ पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्हीलर मॉडल के बारे में बात करते हैं। आई थिंक मैं ये समझा चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने व्हीलर मॉडल, स्टेफल बीम, यस 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 यस, मैं ये ऑलरेडी स्टेफल बीम एंड आपका व्हीलर मॉडल है, फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। व्हीलर मॉडल आपका जो टाइलर का मॉडल है उसी का रिवीजन है। जो टाइलर का मॉडल है वो लीनियर है, ठीक है, और जो व्हीलर का मॉडल है वो कैसा है, आपका सर्कुलर है, साइक्लिकल मॉडल है, जहाँ पे कोई भी टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता। बट अगर मैं टाइलर मॉडल में बात करती हूँ तो वहाँ पे इवेल्युएशन क्या होता है, इवेल्युएशन इज द टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, इवेल्युएशन क्या है, वहाँ पे एक टर्मिनल पॉइंट होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टेफल बीम के, जहाँ पे इन्होंने सीआईपीपी मॉडल के बारे में बात की थी, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट एंड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा बैकग्राउंड है, वहाँ पे जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो आते हैं। इनपुट में आते हैं जो हमारे स्टेक होल्डर की जो मतलब क्या हमारा बजट है, पूरे प्रोग्राम को एक तरीके से रिव्यू करना कि ये हमारा इनपुट हो सकता है। प्रोसेस, हम उन सारी चीजों को कैसे हम इम्प्लीमेंट करके पूरा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, प्रोडक्ट जो फाइनल हमारा निकल के आता है। ठीक है, अब ये सारे मॉडल आज हमें डिस्कस करने हैं। टाइलर का मॉडल ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है।
स्टेक का मॉडल हो गया, स्क्राइवन मॉडल हो गया, किलपैट्रिक हो गया, कॉफन्स, ठीक है, कॉफन्स मॉडल है आपका लर्निंग इवैल्यूएशन का नया मॉडल है, कियारो मॉडल है, फिलिप्स आरओई मॉडल है, ब्रिंकर हॉफ मॉडल है, एंडरसन मॉडल है, ये सारे नए मॉडल हैं आपके, ठीक है। स्क्राइवन का गोल फ्री मॉडल है, ब्रैडली, इससे भी क्वेश्चन, इससे जो मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ इन सबसे आपसे अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे टिक करके आपको बता दे रही हूँ कौन कौन से ऐसे मॉडल हैं और कौन से नए हैं, जैसे आपको एक आइडिया रहा है। टाइलर मॉडल, स्टेक मॉडल, स्क्राइवन मॉडल, है ना, किलपैट्रिक मॉडल, उसके अलावा आपका स्क्राइवन का गोल फ्री मॉडल भी ये सेम है, ठीक है। स्क्राइवन का मॉडल बोलूं या फिर स्क्राइवन का गोल फ्री मॉडल बोलूं, वो दोनों ही आपके सेम है। और ब्रेडली का जो इफेक्टिवनेस जो मॉडल है, इनमें 10 आपके वर्टिकल होते हैं, ठीक है। इफेक्टिवनेस का वो जो होता है उससे क्वेश्चन पूछा गया है आपका। उसके अलावा सेलर मॉडल हो गया और हंकिंस मॉडल हो गया, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो मॉडल आप देख रहे हो, ये मॉडल बिल्कुल न्यू है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हुए हैं। ओआरसी मॉडल और एलओसी जो है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, बट ये नए मॉडल नहीं है, ठीक है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इन्हीं को हम आज समझेंगे। यहाँ पे टाइलर मॉडल मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कि एम्फेसिस किस चीज पे है आपका, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बेसिकली टाइलर मॉडल किस चीज पे यहाँ पे एम्फेसाइज करता है, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पर्पस क्या है, टू मेजर द स्टूडेंट प्रोग्रेस टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके टुवर्ड्स एक स्टूडेंट की कैसी प्रोग्रेस है। मान लेते हैं यहाँ पे जो टाइलर है वो ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। एक बच्चे की कैसी प्रोसेस हो रही है, क्या वो उस ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, तो ये होता है आपका टाइलर का मॉडल। यहाँ पे जो मेथड है, स्पेसिफाई करना, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्ट करना, परफॉर्मेंस ऑफ डेटा, ठीक है, फिर परफॉर्मेंस ऑफ डेटा को कंपेयर करना, जो भी स्पेसिफाइड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। लिमिटेशन क्या है, ये प्रोसेस को इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ किस चीज पे ध्यान देते हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सिर्फ उसी चीज पे ध्यान देते हैं, ये इनका क्रिटिसिज्म है। नॉट यूजफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ द रीजन, जब हम पूरे प्रोसेस को ही नहीं देखेंगे तो उसको क्या रीजन आ रहा है, ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसको रन कराने के में जो भी फेलियर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस किस पे है, ऑब्जेक्टिव पे है, ठीक है। अब इनका पहला जो स्टेप है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को स्टेट करोगे, दूसरी चीज आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट करोगे, तीसरी चीज आपका जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे उनको ऑर्गेनाइज करोगे, चौथी चीज आती है आपका इवैल्यूएशन, ठीक है। इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी आपसे पूछा जाता है, जहां पे आता है आपका व्हाट एजुकेशनल गोल शुड द स्कूल सीक टू अटेन, मतलब क्या एजुकेशनल गोल है जो स्कूल यहाँ पे अटेन करना चाह रही है। दूसरा आता है how can learning experiences be selected which are likely to be useful in attaining these objective, कैसे ये जो learning experiences है उसको हम select करें जिससे ये objective को achieve किया जा सके। फिर तीसरी चीज आती है, ये जो भी learning experiences हैं उनको किस तरीके से effective manner में organize करें। चौथी चीज आती है आपकी evaluation, right? नेक्स्ट आते हैं स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल। देखो स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल हमने टाइलर पढ़ा, अब हम स्टेक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल की बात करूं, देखो स्टेक रिस्पॉन्सिव, स्टेक कौन होते हैं, स्टेक कौन है, स्टेक होल्डर हम बोलते हैं। यहाँ पे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके जो भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो हो सकते हैं। तो जो हमारे स्टेक होल्डर है उनका जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। तो स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल जो है, मॉडल इज ओरिएंटेड मोर डायरेक्टली टू प्रोग्राम एक्टिविटीज देन प्रोग्राम इंटेंट। किस चीज पे फोकस करते हैं, ये प्रोग्राम की जो एक्टिविटीज है, ना कि प्रोग्राम का जो इंटेंट है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इस पे फोकस ये नहीं करते हैं। तो रिस्पॉन्सिव मॉडल इज ओरिएंटेड मोर डायरेक्टली टू प्रोग्राम एक्टिविटीज देन प्रोग्राम इंटेंट। इवैल्यूएशन फोकसेस मोर ऑन द एक्टिविटीज, यहाँ पे जो भी इवैल्यूएशन होता है वो सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करता है, आपकी एक्टिविटीज पे, ना कि इंटेंट या फिर पर्पस या फिर गोल क्या है उस प्रोग्राम को यहाँ पे लाने के लिए। रॉबर्ट स्टेक ने 1975 में कुछ यहाँ पे स्टेप्स को रिकमेंड किया, तो ये स्टेप्स को आपको समझना है, याद नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज, स्टेप 1 बोलता है मीट विद द स्टेक होल्डर टू आइडेंटिफाई देयर पर्सपेक्टिव एंड इंटेंशन रिगार्डिंग करिकुलम इवैल्यूएशन। आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी स्टेक होल्डर है उनसे मिलो, ठीक है, उनसे आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखो, उनसे मतलब आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, क्या उनका इंटेंशन है, ठीक है, करिकुलम इवैल्यूएशन को लेके क्या उनका पर्सपेक्टिव है, ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लोगे। दूसरी बात आती है ड्रॉ फ्रॉम
स्टेप 1 डॉक्यूमेंट टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन। अब यहाँ से इस स्टेप से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे आप क्या करोगे, यहाँ पे स्कोप निकालोगे कि कहाँ पे करिकुलम इवैल्यूएशन किया जा सकता है। ऑब्जर्व द करिकुलम क्लोजली टू आइडेंटिफाई द अनइंटेंडेड सेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एनी डेविएशन फ्रॉम द अनाउंस्ड इंटेंट। मतलब यहाँ पे आपने स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन को आइडेंटिफाई कर लिया। जब आपको स्कोप पता चल जाएगा, अब यहाँ पे आप ये चीज देखोगे कौन से इंटेंडेड आउटकम है और कौन से अनइंटेंडेड, मतलब कौन से इंटेंडेड है को कौन से यहाँ पे आउटकम ऐसे हैं जो इंटेंडेड है और कौन से अनइंटेंडेड है। यहाँ पे चौथा आता है आपका अब रियल पर्पस क्या है। ठीक है, बेसिकली आपने इंटेंडेड आउटकम्स निकाल लिए, अनइंटेंडेड निकाल लिए। अब यहाँ पे देखोगे, स्टेट करोगे आप रियल पर्पस ऑफ द प्रोग्राम एंड वेरियस ऑडियंसेस। फिर आप आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम क्या है करिकुलम इवैल्यूएशन एट हैंड एंड आइडेंटिफाई करोगे इवैल्यूएशन डिजाइन को विद नीडेड द डेटा। ठीक है, सेलेक्ट करोगे मींस नीडेड टू कलेक्ट द डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन, इंप्लीमेंट करोगे उसको, ऑर्गेनाइज करोगे, डिसाइड करोगे विद द स्टेक होल्डर द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर द रिपोर्ट। मैं थोड़ा सा आसानी से उसको समझाती हूँ, ये आपके सिर्फ समझने के लिए लिखा हुआ है। आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं, सबसे पहले काम होगा आप क्या करोगे, मीट। ठीक है, मीटिंग करोगे, मिलोगे जाकर के जो भी स्टेक होल्डर है, जो भी स्टेक होल्डर है उनसे मिलने के बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे आप क्या करोगे, स्कोप निकालोगे, स्कोप ऑफ द इवैल्यूएशन। तीसरी बात आती है, अब जब आपको स्कोप पता चल गया, आप ओवरऑल करिकुलम को, ठीक है, ओवरऑल जो करिकुलम है उसको ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे। ठीक है, और पूरे करिकुलम को आपने ऑब्जर्व कर लिया, फिर एक रियल पर्पस निकाला इस करिकुलम को। अगर आपको जो करिकुलम मतलब आपको जो इवैल्यूएशन करना है, ठीक है, जिस चीज पे भी इवैल्यूएशन करना है, जिस एस्पेक्ट पे यहाँ पे इवैल्यूएशन करना है, उसका रियल पर्पस क्या है उसको आप यहाँ पे स्टेट करोगे। पांचवी चीज आती है आपकी, अब वो रियल पर्पस तो आपने बता दिया है कि करिकुलम का ये रियल पर्पस है इसलिए हम यहाँ पे इवैल्यूएशन करना चाहते हैं। अब उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो आप वहां पे ढंग से इवैल्यूएशन कर पाओगे। जब आपने प्रॉब्लम को देख लिया, ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आपकी आती है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे क्या करोगे, डेटा को कलेक्शन करोगे। ठीक है, डेटा कलेक्शन के बाद आपका काम क्या होना चाहिए, अब उसके लिए कोई ना कोई प्रोसीजर होना चाहिए, कोई ना कोई टूल का यूज करना पड़ेगा। फिर आते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पे। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। आठवीं चीज आएगी, अब जो भी आपने इंफॉर्मेशन को आपने यहाँ पे प्रोसीजर को यहाँ पे लिया है या फिर जो भी टूल आपने यूज किया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको पूरी इंफॉर्मेशन को आप क्या करोगे, थीम में ऑर्गेनाइज कर दोगे। थीम में ऑर्गेनाइज करने के बाद आप डिस्कस करोगे अपने स्टेक होल्डर के साथ, पूरे इस रिपोर्ट को बताओगे कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे करिकुलम इवैल्यूएशन होना चाहिए, इसके लिए ये चीजों की जरूरत पड़ेगी और इस चीजों को हम ऐसे यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो ये होता है आपका स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे, अब जैसे मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा है, फिर थोड़ा शॉर्ट में भी लिखा है यहाँ पे कि की एम्फेसिस किस चीज पे है, जजमेंट ऑफ, ठीक है, जजमेंट ऑफ डेटा पे, डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, पर्पस क्या है, टू रिपोर्ट द वेज डिफरेंट पीपल सी करिकुलम, है ना। फोकस किस पे है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिव इवैल्यूएशन पे, रिस्पॉन्ड टू ऑडियंस नीड फॉर इंफॉर्मेशन, ओरिएंट मोर टुवर्ड्स द प्रोग्राम एक्टिविटीज देन द रिजल्ट, प्रेजेंट करना ऑल एक ऑडियंस व्यू पॉइंट, मल्टी पर्सपेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे मल्टी पर्सपेक्टिव का हम यूज करते हैं क्योंकि हर ऑडियंस का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं किलपैट्रिक मॉडल पे। किलपैट्रिक मॉडल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। किलपैट्रिक मॉडल इस की अगर मैं बात करूं, इसे डेवलप किसने किया था, डॉन किलपैट्रिक ने किया था, 1959 में किया था। ठीक है, थ्रू अ सीरीज ऑफ आर्टिकल वर पब्लिश। अब इतनी सारी चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए 1959 में डॉन किलपैट्रिक ने इस मॉडल को इवैल्यूएट किया था। बेसिकली ये जो मॉडल है ये एक इनोवेटिव मॉडल है जो प्रोवाइड करता है अ वे फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू इवैल्यूएट एनी कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम विद ईज। ध्यान रखिएगा, किलपैट्रिक जो मॉडल है ये एक ट्रेनिंग मॉडल है, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर रन करा रही है तो उस दौरान वो किलपैट्रिक मॉडल का यहाँ पे यूज करेगी। ठीक है, उस दौरान वो किसका यूज करेगी, किलपैट्रिक मॉडल का यूज करेगी। तो किलपैट्रिक एक तरीके से यहाँ पे क्या है, इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग
प्रोग्राम्स है जहाँ पे 4 लेवल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, 4 लेवल मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। 4 लेवल मॉडल में क्या क्या आता है आपका, लेवल 1 आपका रिएक्शन हो जाता है, लेवल 2 आपका लर्निंग हो जाता है, लेवल 3 आपका बिहेवियर हो जाता है, लेवल 4 आपका रिजल्ट हो जाता है। इसे हम लोग RLBR भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे, RLBR बोल देते हैं, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट। अब इसको एक एक समझ लेते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं। जो रिएक्शन ये लेवल है आपकी, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन आता है, दिस लेवल हेल्प यू डिटरमाइन हाउ द पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड टू द ट्रेनिंग। मान लो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को रन कराया, तो रिएक्शन में आपको क्या पता चलता है कि जो आपके पार्टिसिपेंट हैं वो कैसे ट्रेनिंग को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। This helps identify whether the condition for learning were present in the training or not, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी आपकी ऑडियंस है जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, उनके जो रिस्पॉन्स है वो आपको यहाँ पे पता चलते हैं, ठीक है, जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि जो ट्रेनिंग आप दे रहे हो वो है या सही है या फिर नहीं है। लर्निंग में आते हैं, अब लर्निंग के लिए आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो उस दौरान आप क्या करोगे, लर्निंग कैसे कराओगे, कैसे उनको चीजों को सिखाओगे, थ्रू द यूज ऑफ शॉर्ट क्विजेस, ठीक है, प्रैक्टिकल टेस्ट कराओगे। दिस स्टेज हेल्प यू डिटरमाइन व्हाट इफ एनीथिंग द पार्टिसिपेंट लर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पे लर्निंग रिएक्शन में आपने क्या किया कि आपके जो पार्टिसिपेंट है किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं ट्रेनिंग में, ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई किया। दूसरी चीज, अब वहां पे जो भी लर्निंग होगी उसके लिए आप क्विजेस का यूज कर सकते हो, प्रैक्टिकल टेस्ट ले सकते हो, है ना, या फिर एग्जाम्पल्स हो गए, एक्टिविटी हो गई, इन सारी चीजों को यूज कर सकते हो, जिससे आप ये डिटरमाइन करोगे कि आपकी जो लर्निंग, आप ट्रेनिंग में जो चीजें सिखा रहे हो वो बेहतर तरीके से सीख पाए। फिर आता है बिहेवियर। बिहेवियर एक तरीके से क्या है, थर्ड स्टेज टेक प्लेस while after training has finished. Using various assessment method, you try to assess whether the course participant put what they learned into the practice on the job. तीसरे लेवल में क्या होता है, जो भी आपने ट्रेनिंग उनको दी है, ठीक है, जो भी आपने स्किल उनको सिखाई है, अब उनके वो बिहेवियर में आ जाता है। बेसिकली जब जो ट्रेनिंग जो पीरियड होता है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद बिहेवियर में आता है। बिहेवियर में मान लो जैसे हम लोग का इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप के लिए हम 1 महीने के लिए गए, ठीक है, 1 महीने हमने पूरी ट्रेनिंग की, हमने सारी चीजों को सीखा। फिर हम जब रियल क्लासरूम में जाते हैं तो उसे हम वो जो ट्रेनिंग का हमें वहां पे मिली थी उसको हम कैसे यूज कर पाते हैं, वो बिहेवियर में आता है। फिर चौथी चीज आती है आपकी किलपैट्रिक मॉडल में, यहाँ पे हम रिजल्ट अगेन स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन, दिस इज नोन एज अ रिटर्न ऑन एक्सपेक्टेशन। मतलब थोड़ा सा मैं इन समरी, द किलपैट्रिक मॉडल इज द मोस्ट कॉमन ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है, जिसे हम लोग वर्ल्ड वाइड आज के टाइम में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आसान से समझाती हूँ आपको। RLBR, ठीक है, R स्टैंड फॉर रिएक्शन। हम यहाँ पे जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रिएक्शन को देखेंगे कि जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं क्या वो ट्रेनिंग उनके लिए सुटेबल है भी या फिर नहीं है। फिर आते हैं लर्निंग। अब हमें उस ट्रेनिंग में जो भी हम स्किल इनको सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको सिखाने के लिए हम कई तरीके के क्विज हैं और एग्जाम्पल्स हैं, एक्टिविटीज हैं, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर आता है बिहेवियर। अब जो लर्नर्स हैं या फिर जो पार्टिसिपेंट है उसको अपने बिहेवियर में लेके आएंगे, फिर हम उसका देखते हैं रिजल्ट, मतलब हम उसका आउटकम यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मॉडल है आपका कोफॉन्स मॉडल ऑफ लर्निंग इवैल्यूएशन। थोड़ा नया मॉडल है, सही से समझिएगा, मैं कोशिश करूंगी हर एक पॉइंट को इसको एक्सप्लेन कर पाऊं। रोजर्स कुफॉन, ठीक है, जो ये भी लर्निंग इवैल्यूएशन मॉडल है, किसने दिया है, रोजर्स कुफॉन ने दिया है और जॉन एम केलर ने पब्लिश किया था लेवल ऑफ इवैल्यूएशन। ध्यान रखिएगा, आपसे अगर पूछे कि लेवल ऑफ इवैल्यूएशन किसने पब्लिश किए है, तो रोजर्स कुफॉन एंड जॉन एम केलर ने किए हैं, ठीक है। दिस वर्क बिकम नोन एज कुफॉन्स 5 लेवल ऑफ इवैल्यूएशन एंड कॉमनली रिफर्ड टू एज द कुफॉन्स मॉडल ऑफ लर्निंग इवैल्यूएशन। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो आपके कुफॉन्स हैं, ठीक है, इन्होंने 5 लेवल मॉडल दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 5 लेवल मॉडल दिए थे, ठीक है। कुफॉन एंड जॉन एम कलर ने लेवल ऑफ इवैल्यूएशन दिए थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे फिर आगे चल करके यही जो कुफॉन के जो लेवल ऑफ इवैल्यूएशन थे, कुफॉन और एम कलर के, उनको ही हम लोगों ने क्या बोला, कुफॉन्स 5 लेवल ऑफ इवैल्यूएशन, जिसे कुफॉन्स मॉडल ऑफ लर्निंग इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कुफॉन्स मॉडल ऑफ लर्निंग इवैल्यूएशन। ऑलराइट,
Like the Phillips ROE मॉडल आगे पढ़ेंगे. कुफॉन्स मॉडल was closely based on the Kilpatrick मॉडल. दूसरी चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, ये जो कुफॉन्स का मॉडल है वो किस चीज पे बेस्ड है, किलपैट्रिक मॉडल पे. किलपैट्रिक में RLBR हमने पढ़ा था, ठीक है. किलपैट्रिक मॉडल पे बेस्ड है, बस कुछ चेंजेस यहाँ पे लाए गए हैं. जैसे कुफॉन ने क्या किया, जैसे हमने क्या पढ़ा था, RLBR, ठीक है. ये लेवल 1 था, ये लेवल 2 था, ये लेवल 3 था, ये लेवल 4 था, ये किलपैट्रिक के मॉडल में था. कुफॉन ने क्या किया, जो किलपैट्रिक का लेवल 1 था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. क्या बोला इन्होंने, इसे 1A और इसको क्या बोला, 1B बोला. 1A कहने का मतलब क्या है, ये है आपका इनपुट और ये है आपका प्रोसेस, राइट. Kuffon introduced the fifth level that evaluate the impact of training on both the organization's customer and the society. कुफॉन ने इसी में ही, ठीक है, इसी में ही पांचवा लेवल भी इंट्रोड्यूस किया. पांचवा लेवल इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया वो क्या इंट्रोड्यूस किया, इम्पैक्ट देखना, ठीक है. ये जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, हमने तो रिजल्ट ही देखा ना. जब हम उसमें किलपैट्रिक में बात करते तो वहां पे हमने सिर्फ आउटकम ही देखे थे, बट यहाँ पे कुफॉन्स में इसके इम्पैक्ट भी देखे कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर हैं या फिर जो सोसाइटी है उनके ऊपर इस ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. ये इसका इनका पांचवा मॉडल है, ठीक है. जहां पे इन्होंने लेवल 1 क्या बोला, इनपुट बोला, ठीक है. 1 को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है. और दूसरा क्या था, प्रोसेस था. वेयर द ट्रेनिंग रिसोर्सेज एंड मटेरियल सुटेबल एंड एप्रोप्रिएट, सिर्फ नाम याद रखिए, बेसिकली अंदर का याद रखने की जरूरत नहीं है. लेवल 1B में बात करते हैं, वॉज ट्रेनिंग वेल डिलीवर्ड, मतलब जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है क्या वेल डिलीवर्ड है फिर या फिर नहीं है. तो लेवल 1 ये हो गया आपका, ठीक है. लेवल 2 किसकी बात करता है, एक्वाइजिशन की, मतलब आपने जो भी ट्रेनिंग दी है वो क्या जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उससे नई नॉलेज को एक्वायर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं. लेवल 3 बात करता है एप्लीकेशन की. एप्लीकेशन में जो भी आपने स्किल्स वगैरह आपने उनको सिखाई हैं, अब उन्हें क्या करना है, रियल अपनी जॉब में या फिर रियल क्लासरूम में उसको अप्लाई करना है, उसका एप्लीकेशन करना है. लेवल 4 में आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट, मतलब इन व्हाट वेज डिड द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेनिंग. मतलब ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट कहने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने इस ट्रेनिंग को कंडक्ट कराया है, रन कराया है, उससे उसको क्या बेनिफिट, क्या आउटकम मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. आउटकम की बात कर रहा है. और लेवल 5 में ये है जो सोसाइटल है, मतलब जो हमारी सोसाइटी है या भी जो हमारे कस्टमर हैं, ठीक है. मान लेते हैं जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम गए हैं टीचिंग प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम क्या है, हम एक कस्टमर है ना जो वहां पे सीखने के लिए गए, तो हमको उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे ऊपर, ठीक है. और हम जब उसको आगे डिलीवर करेंगे क्लासरूम में, तो हमारे क्लासरूम में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो ये लेवल 5 है, ठीक है. समझ में आया. नेक्स्ट आते हैं कायरो मॉडल पे. कायरो मॉडल पे बात करते हैं. इसमें भी मोटी मोटी चीजें याद रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं. ये भी किलपैट्रिक मॉडल पे ही बेस्ड है आपका एक तरीके से, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है. इन 1970 पीटर वॉर, माइकल बर्ड एंड नील रैकम एंड पब्लिश देयर बुक. ध्यान रखिएगा, ये बुक का भी नाम याद रखिएगा, इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग. किसने दिया था, पीटर वॉर, माइकल बर्ड, नील रैकम ने. देयर फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग बिकम नोन एज द, इनका जो ये पूरा फ्रेमवर्क था इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया है, कायरो मॉडल बोल दिया है, ठीक है. ये क्या ऑफर करता है, बिजनेस अ वे ऑफ इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग नीड्स एंड रिजल्ट्स. ध्यान रखिएगा, ठीक है. Unlike the other model, such as Kilpatrick model, that can be applied to broad range of training and evaluation program, the Cairo model is specifically aimed at evaluating the management training. ध्यान रखिएगा, जो हमने अभी पहले क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा किलपैट्रिक का मॉडल, थोड़ा सा यहाँ पे समझते चलो. फिर हमने कौन सा मॉडल पढ़ा, कोफॉन्स का मॉडल पढ़ा, ठीक है. यहाँ पे हमने 4 लेवल देखे, यहाँ पे हमने 5 लेवल देखे. यहाँ पे हमने देखा एक तरीके से जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है. लेकिन जब हम यहाँ पे कायरो मॉडल की बात करते हैं तो ये क्या है, ये इवेल्युएट करता है, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग को, ठीक है. यहाँ पे क्या आता है, जो भी मैनेजमेंट इवेल्युएशन, जो मैनेजमेंट के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है उसका इवेल्युएशन कैसे करना है, ठीक है. तो ये है कायरो का जो यहाँ पे कायरो में सी स्टैंड किसके लिए करता है, कॉन्टेक्स्ट के लिए.
इनपुट, रिएक्शन एंड आउटपुट। ध्यान रखिएगा, पहला कॉन्टेक्स्ट आता है, फिर इनपुट आता है, फिर आपका रिएक्शन आता है, फिर आपका आउटपुट आता है। कायरो एक तरीके का हायरार्किकल है, ठीक है, मीनिंग दैट जो प्रैक्टिशनर है मस्ट स्टार्ट बाय स्टडीइंग द कॉन्टेक्स्ट बिफोर मूविंग थ्रू इनपुट, रिएक्शन एंड आउटपुट। बेसिकली सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट के बाद आपको इनपुट पे जाना पड़ेगा, फिर आप रिएक्शन देखोगे अपने ऑडियंसेस का, फिर आपको यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो ये एक हायरार्किकल मॉडल है, ठीक है। जैसे कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, स्टेज 1, 4 स्टेजेस यहाँ भी हैं। पहले आप कॉन्टेक्स्ट में, इवैल्यूएशन में यू मस्ट फर्स्ट कलेक्ट परफॉर्मेंस डिफिशियंसी इंफॉर्मेशन, ठीक है। परफॉर्मेंस डिफिशियंसी इंफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन लैकिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज की कमी हो रही है। तो ये जो स्टेज है वो क्या असेस करेगी, क्या ऑपरेशनल सिचुएशन है दैट एन ऑर्गेनाइजेशन फाइंड इटसेल्फ। फिर आता है इनपुट इवैल्यूएशन, ये सेकेंड स्टेज है, जहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है मस्ट गेदर द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट पॉसिबल ट्रेनिंग टेक्निक्स एंड मेथड, ठीक है, क्या ट्रेनिंग टेक्निक्स हो सकती है, मेथड्स हो सकते हैं। फिर आते हैं रिएक्शन इवैल्यूएशन में, थर्ड स्टेज है, यहाँ पे गैदरिंग पार्टिसिपेंट व्यूज एंड रिकॉर्डिंग एनी सजेशन दे मेक अबाउट द ट्रेनिंग दे रिसीव, मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेंट के जो व्यूज हैं उसको मिलेंगे, और अगर कोई सजेशन वो देते हैं जो भी उन्हें ट्रेनिंग मिली है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लास्ट में आता है प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है, आप पूरी इन्फॉर्मेशन एक रिपोर्ट दोगे, ठीक है, कि आपका जो ट्रेनिंग हुआ है उसका रिजल्ट क्या है यहाँ पे। फिर कायरो मॉडल इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ इवैल्यूएटिंग द मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड हैज फाउंड फेवर विद मेनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ओवर। तो ध्यान रखिएगा, जो कायरो का मॉडल है इवैल्यूएशन इवैल्यूएट करता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग को। किलपैट्रिक और जोकोफॉन्स मॉडल है, ये प्रोग्राम का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, उसको रन कराते हैं यहाँ पे। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं फिलिप्स के आरओई मॉडल पे, ठीक है। जैक फिलिप्स हु पब्लिश हिज ओन बुक, यहाँ पे मैंने साथ ही साथ में बुक के नाम भी डाल दिए हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस। इन 1980s में इन्होंने ये बुक पब्लिश की। फिलिप वांटेड टू build on Don Kilpatrick work and address several of what he perceived to be इट्स शॉर्टकमिंग। मतलब ये जो फिलिप्स हैं, इन्होंने जो डॉन किलपैट्रिक ने जो काम किया था उसमें बहुत सारी कोई भी मॉडल अगर प्रेजेंट होता है तो उसके कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रिटिसिज्म होते हैं। तो उनकी जो भी शॉर्टकमिंग्स आई थी उस मॉडल के अंदर, उसी को इन्होंने काम करना यहाँ पे समझा, उसी पे ही इन्होंने यहाँ पे काम किया था। ओवर द टाइम फिलिप्स अप्रोच टू ट्रेनिंग इवैल्यूएशन बिकम्स नोन एज द फिलिप्स आरओई मॉडल। जब धीरे धीरे इन्होंने उनकी शॉर्टकमिंग पे काम करना स्टार्ट किया, तो इन्हीं को ही फिर यहाँ पे फिलिप्स आरओई मॉडल बोला गया। द मोस्ट कॉमनली कोटेड एस्पेक्ट ऑफ फिलिप्स आरओई मॉडल इज द एडिशन ऑफ द फिफ्थ लेवल। एडिशन ऑफ द फिफ्थ लेवल आगे बात करते हैं क्या है यहाँ पे। दिस एक्सपेंड्स अपॉन द किलपैट्रिक मॉडल एंड ऑफर ऑर्गेनाइजेशन अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द आरओई ऑफ देयर ट्रेनिंग। द फिलिप्स मॉडल हैज 5 लेवल, ठीक है, 5 लेवल that broadly follow the scope and sequence of the Kilpatrick model। अब ये क्या मॉडल है जरा से देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, उनकी बुक का नाम याद रखना है, और इन्होंने 5वां एक लेवल ऐड किया था, 5वां लेवल कुफॉन्स में भी ऐड हुआ था, बट वो इम्पैक्ट था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो सारी चीजें सही है, सेम है, किलपैट्रिक सही है, रिएक्शन हो गया, फिर आप लर्निंग, एक यहाँ पे पॉइंट ये ऐड हुआ। अब आप उसका एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन देखोगे। चौथे लेवल में आप क्या देखोगे, उसका इम्पैक्ट देखोगे। 5वें लेवल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओई का ये फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सिर्फ आपको यहाँ पे नाम याद रखना है। तो ये जो फिलिप्स का आरओई मॉडल है, फाउंड फेवर विद द ऑर्गेनाइजेशन हु वांट टू असाइन अ मॉनेटरी वैल्यू। जब हम मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनेटरी वैल्यू में, मतलब ट्रेनिंग, कोई अगर वो ट्रेनिंग को करा रही है तो उसका जो इफेक्ट है वो मॉनेटरी टर्म्स में देखना चाहती है, तो इन दैट केस यहाँ पे फिलिप्स का आरओई मॉडल यूज होगा, ठीक है। इन दैट केस यहाँ पे फिलिप्स का आरओई मॉडल यूज होगा, राइट। अगर वो इम्पैक्ट देखना चाह रही है, उसकी इफेक्टिवनेस को देखना चाह रही है, तो जो कोफॉन्स का मॉडल था वो होगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ब्रिंकर हॉफ मॉडल, ठीक है। इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं याद रखना है, जो मोटा मोटा चीज मैं बता रही हूँ वो याद रखिएगा। इन 2003 रॉबर्ट ओ ब्रिंकर हॉफ इंट्रोड्यूस एन इंटायरली अ न्यू वे ऑफ इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। अब ये ध्यान, जो मोटी मोटी चीजें सिर्फ वही ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, इवैल्यूएटिंग द ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है। ये किस चीज को यहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग है उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। इसे हम लोग एससीएम मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एससीएम मॉडल, मतलब सक्सेस केस मेथड। क्या बोलते हैं इसको, एससीएम मॉडल, जिसका फुल फॉर्म क्या है,
सक्सेस केस मेथड। द एससीएम इज अ मेथोडोलॉजी। ये जो एससीएम है वो एक तरीके की मेथोडोलॉजी है जो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को टू अंडरस्टैंड हाउ अ ट्रेनिंग और कोचिंग प्रोग्राम वर्क वेल। मतलब ये जो सक्सेस केस मेथड है वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे इसको एज अ मैथोडोलॉजी यूज किया जाता है टू अंडरस्टैंड हाउ अ ट्रेनिंग और कोचिंग प्रोग्राम वर्क। ठीक है, व्हाई हाउ वर्क और व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, कि ठीक है कैसे ये काम कर रहा है या फिर क्यों ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्रिंकरहॉफ मेथड मॉडल। सिर्फ इतनी चीजें आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं जो एससीएम में पूछे जाते हैं। जो सक्सेस केस मेथड है उस दौरान आप दो चीजें पूछोगे यहाँ पे। हाउ वेल डज अ प्रोग्राम वर्क इन अ बेस्ट केस सिनेरियो, मतलब ये जो प्रोग्राम है जब आपका बेस्ट केस सिनेरियो था उस टाइम कैसे वर्क कर रहा था। या फिर व्हेन अ प्रोग्राम डज नॉट वर्क व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, या फिर जब आपका प्रोग्राम वर्क नहीं कर रहा था तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, द एससीएम हैज 5 डिफरेंट स्टेप। अब ये एससीएम के 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं जब हम किसी भी कोर्स का इवैल्यूएशन, ट्रेनिंग कोर्स का इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जब उसका इवैल्यूएट करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, तो जहां पे 5 स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है। पहला होता है प्लान करते हैं सक्सेस केस स्टडी को, राइट करते हैं इम्पैक्ट मॉडल को जो डिफाइन करता है सक्सेस कैसी होनी चाहिए, राइट करते हैं सर्वे दैट आइडेंटिफाई बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस क्या हो सकते हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट करते हैं सक्सेस केस को, कंडक्ट करते हैं इंटरव्यूज को, फिर कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है बस। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट आते हैं एंडरसन मॉडल। ये भी एक लर्निंग इवैल्यूएशन मॉडल है जो लास्ट मॉडल है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का। ये सारे मॉडल ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के अंदर ही आते हैं। ठीक है, जिसे यहाँ पे एंडरसन मॉडल ऑफ लर्निंग इवैल्यूएशन बोलते हैं। दिस यूनिक मॉडल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, ऑफ पर्सनल एंड डेवलपमेंट इन 2006। ठीक है, ये लेटेस्ट मॉडल है आपके जो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। 2006 में क्या है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल एंड डेवलपमेंट ने इस मॉडल को यहाँ पे डेवलप किया था एज द एंडरसन वैल्यू ऑफ लर्निंग मॉडल। दिस मॉडल डिफर्स फ्रॉम द अदर ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल इन 2 सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इतने सारे लर्निंग इवैल्यूएशन के हमने मॉडल पढ़े हैं, बट ये जो मॉडल है किस तरीके से वो डिफर करता है और मॉडल से, हमें ये समझना है यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज तो ये हाईलाइट कर लीजिए, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट इन 2006। ठीक है, जहां पे 2 सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये मॉडल कैसे डिफर करता है। पहली चीज क्या है और दूसरी चीज क्या है। फर्स्टली द प्राइमरी फोकस ऑफ द वैल्यू ऑफ लर्निंग मॉडल इज ऑन अलाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम विद इट्स स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, कुछ स्ट्रेटेजिक हमारी चीजें होती हैं, ठीक है, उसको प्रायोरिटी, मतलब मान लेते हैं कोई हम प्रोग्राम को हमें रन कराना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से अलाइन करते हैं कि ये वाला स्टेप अप करना है, ये वाला स्टेप अप करना है, ये वाला स्टेप अप करना है, तो स्ट्रेटेजी एक हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, वेयर एज जो अदर मॉडल है वो किस चीज पे फोकस करते हैं, लर्नर्स पे। ठीक है, कि लर्नर पे फोकस करते हैं और इस ट्रेनिंग से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। सेकेंडली आता है यहाँ पे दिस मॉडल इज यूनिक एज इट डज नॉट फोकस ऑन द आउटकम। ध्यान रखिएगा, ये जो मॉडल है वो आउटकम पे फोकस नहीं करता है। इससे पहले हमने जितने भी मॉडल पढ़े हैं वो किस पे फोकस कर रहे थे, आउटकम पे, क्या इफेक्टिवनेस है, क्या मॉनिटरी टर्म्स में बेनिफिट मिल रहा है, इन सारी चीजों पे। ठीक है, तो ये किस पे फोकस नहीं करता है, आउटकम पे। ठीक है, किस पे फोकस करता है, ये आउटकम पे फोकस नहीं करता है, डज नॉट फोकस ऑन द आउटकम ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्राम। इंस्टेड इट लुक एट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल। ठीक है, किस पे फोकस करता है, स्ट्रेटेजिक गोल क्या हो सकते हैं। ठीक है, एग्जामिन्स वेदर द ट्रेनिंग प्रोग्राम आर अलाइंड और वेदर दे शुड शिफ्ट फोकस। ठीक है, ये है आपका एंडरसन मॉडल ऑफ लर्निंग इवैल्यूएशन। इतनी चीज समझ में आई। अब एंडरसन ने इसमें 3 स्टेजेस दिए। ठीक है, एंडरसन का जो मॉडल है 3 स्टेज साइकिल से बोला जाता है, जहाँ पे 3 स्टेजेस आती हैं। ठीक है, पहली स्टेज है आपकी डिटरमाइन करना करंट अलाइनमेंट ऑफ ट्रेनिंग अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पहले आप करंट देखोगे, करंट अलाइनमेंट क्या चल रहा है ट्रेनिंग का। फिर दूसरी चीज आती है यूज करना रेंज ऑफ मेथड्स को टू assess एंड इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग। तीसरी चीज आती है एस्टैब्लिश करना मोस्ट रेलेवेंट अप्रोच क्या हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, 3 स्टेजेस हैं यहाँ पे। द एंडरसन मॉडल ऑफ लर्निंग इवैल्यूएशन इज हार्डर टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट विद अदर टाइप ऑफ जो ट्रेनिंग इवैल्यूएशन है, बिकॉज ये एक यूनिक अप्रोच है। ठीक है, while the cost and complexity of data collection are lower using this model। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये बेनिफिट क्या है इसका,
इसका कॉस्ट और जो कॉम्प्लेक्सिटी है डेटा कलेक्शन का वो बहुत ज्यादा इजी है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। एक लर्नर ने स्क्राइवन के स्टेप्स के बारे में मुझसे मैसेज किया था, तो स्क्राइवन के ये जो स्टेप्स है मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, तो प्लीज इसमें से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब स्क्राइवन ने गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल दिया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। जो यहाँ पे गोल फ्री इवैल्यूएशन है इज एनी इवैल्यूएशन in which the evaluator conduct the evaluation without a particular knowledge or reference to stated or predetermined goal and objective। सिंपल सी बात, स्क्राइबर ये गोल फ्री इवैल्यूएशन एक मॉडल है जो कि स्क्राइबर ने दिया था। गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल क्या है, स्क्राइबर ने बोला कि अगर पहले से स्पेसिफाइड हमारे पास प्री डिटरमाइंड गोल या फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, स्टेटेड या फिर प्री डिटरमाइंड गोल और ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये एक तरीके के ऑब्स्टिकल की तरह काम करते हैं। यहाँ पे जो हमारे इवैल्यूएटर होते हैं वो बाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें ये रहता है कि ये हमारा गोल है, बस इसी पे ही, इसी को ही हमको फॉलो करना है, ठीक है, उन्हें पहले से पता होता है पूरा कि ये गोल है, इसी को हमें अकम्प्लिश करना है। तो यहाँ पे क्या आता है, बाइसनेस आ जाती है, ठीक है। तो स्क्राइबर ने यहाँ पे गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल की बात की। इन्होंने बोला कि हमारा जो इवैल्यूएशन होना चाहिए वो गोल फ्री होना चाहिए। अनइंटेंडेड, जैसे कि यहाँ पे इंटेंडेड और अनइंटेंडेड जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको हम यहाँ पे कवर कर सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसके प्रोपोनेंट कौन है, माइकल स्क्राइबर है। पर्पस क्या है, गोल्स आर ओनली अ सबसेट ऑफ एंटिसिपेटेड इफेक्ट्स, ठीक है। गोल्स क्या है, एक तरीके के सबसेट है जो भी हमारे एंटिसिपेटेड इफेक्ट्स होते हैं जो हम चाहते हैं यहाँ पे। इन द गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल द इवैल्यूएशन लुक्स एट अ प्रोग्राम एक्चुअल इफेक्ट ओरिएंटेड नीड्स। मतलब ये जो गोल फ्री इवैल्यूएशन जो हम करते हैं, मान लो हमें नहीं पता कि हमारा क्या गोल है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम के पूरे हर एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हमें नहीं पता है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, या फिर बैंकिंग की तैयारी करनी है, या फिर एसएससी की तैयारी करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम एक जनरल चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जनरल चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, जिससे हम हर एस्पेक्ट को देख पाएंगे। हम मैथ्स भी पढ़ लेंगे, हम साइंस भी पढ़ लेंगे, हम रीजनिंग भी पढ़ेंगे, हम हिंदी भी पढ़ेंगे, हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे, हम करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, हम यहाँ पे हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। इससे हमें क्या होगा, हम हर एस्पेक्ट को यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इससे हम पता चला, इससे हमारा इंटरेस्ट भी हमको पता चलेगा। यहाँ पे जरा से भी बायसनेस नहीं आ पाएगी कि अगर हमें बैंकिंग करनी है तो हमें मैथ्स पे ध्यान देना है, रीजनिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो इसीलिए इसे गोल फ्री इवैल्यूएशन को यहाँ पे बोला गया, जहां पे इफेक्ट कैसे होते हैं, इंटेंडेड होते हैं और अनइंटेंडेड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्क्राइबन ने करिकुलम के जब इवैल्यूएट करते हैं तो दो तरीके का यहाँ पर रोल होता है। एक फॉर्मेटिव होता है इवैल्यूएशन, एक समेटिव होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होता है, जब ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम को डेवलप करा रहे होते हैं, ठीक है, उस दौरान होता है। समेटिव जब हम उसका कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव, इट इज कैरिड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। The evaluation results may contribute to the modification, मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो आप, मतलब यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में बात करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम और कंपोनेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम। समेटिव में क्या होता है, जब हम ये पूरे तरीके से इट कैरीड आउट आफ्टर ऑफरिंग द करिकुलम वंस और ट्वाइस, मतलब बिल्कुल लास्ट में जब हम समराइज करने की बात करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है मेथोडोलॉजी की, इसे ही हम लोग स्टेप बोलते हैं। सबसे पहला क्या है, डिटरमाइन करना व्हाट इफेक्ट दिस करिकुलम हैड, है ना, एंड इवैल्यूएट देम वेदर और नॉट दे वर इंटेंडेड। मतलब एक तरीके से आप इस मेथोडोलॉजी में सबसे पहले क्या करोगे कि क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है, उस चीज को, मतलब यहाँ पे इफेक्ट्स को पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे। अब इफेक्ट भी आपके दो तरीके के हैं, आपके इंटेंडेड है और अनइंटेंडेड है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इवैल्यूएट करोगे कि ये जो इफेक्ट्स है वो इंटेंडेड है या फिर नहीं है। फिर आते हैं, इवैल्यूएट करोगे एक्चुअल इफेक्ट क्या है अगेंस्ट द प्रोफाइल ऑफ डेमोंस्ट्रेटेड नीड। फिर आप नोटिस करोगे समथिंग दैट एवरीवन एल्स ओवरलुक्ड और प्रोड्यूस अ नोवेल ओवरऑल पर्सपेक्टिव। मतलब आपने इफेक्ट देखा कि बेसिकली क्या इफेक्ट है, जो एक्चुअल इफेक्ट क्या है उसको, जिसको आपको इवैल्यूएट करना है। फिर एक नोवेल आइडिया है यहाँ पे जिसको सब लोगों ने मतलब ओवरलुक किया है, उस चीज को आप यहाँ पे कंसिडर करोगे। डू नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, चूज द वेरिएबल ऑफ इवैल्यूएशन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो यही है, पूछे नहीं जाते हैं स्टेप, बस समझने के लिए है।
नेक्स्ट आते हैं ब्रेडली इफेक्टिवनेस मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जहाँ पे ये 10 इंडिकेटर्स हैं, इसके नाम आपको याद होने चाहिए, इन्हीं इंडिकेटर से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 1985 में एल एस ब्रेडली ने एक अपनी हैंडबुक लिखी थी करिकुलम लीडरशिप एंड डेवलपमेंट की, जहाँ पे इन्होंने इंडिकेटर्स दिए थे जो एक तरीके से हेल्प करते हैं टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ डेवलप और रिटन करिकुलम। ठीक है, जो डेवलप और रिटन करिकुलम है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए 10 इंडिकेटर दिए थे। क्या था? वर्टिकल करिकुलम कंटिन्यूटी, और अब इसके अंदर का नहीं पढ़ना है कि वर्टिकल क्या होता है हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वो पढ़ना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ याद रखिए आप, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड करिकुलम होता है, करिकुलम प्रायोरिटी होता है, ब्रॉड इन्वॉल्वमेंट होता है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग है आपका, है ना, लॉन्ग रेंज प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी है, पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशन है, थ्योरी इनटू पीस है, प्रैक्टिस है और प्लान्ड चेंज है। तो ये आपको याद होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ओआरसी मॉडल पे। ओआरसी मॉडल को हम क्या बोलते हैं? ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। क्या बोलते हैं? ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। यहाँ पे दिस मॉडल रेस्ट ऑन द assumption दैट सक्सेस और अदरवाइज ऑफ करिकुलम implementation primarily depend on the impact of the developer can make on the consumers, teachers, student and the society। मतलब overcoming resistance to change कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो मॉडल है सब ये इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करता है कि हमारा किसी भी करिकुलम को डेवलप करने का प्राइमरी एम क्या होना चाहिए कि वो किस तरीके से जो हमारे कंज्यूमर है, ठीक है, उसको इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, इस चीज पे होना चाहिए, जहां पे दो चीजें आती हैं, एक होता है इनिशिएशन, एक होता है इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एलओसी लीडरशिप ऑब्स्टिकल कोर्स मॉडल। ठीक है, लीडरशिप ऑब्स्टिकल कोर्स मॉडल ये एक्सटेंडेड फॉर्म है आपका ओआरसी का, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस जो चेंज है आपका उसी का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, जहां पे एलओसी मॉडल में 3 स्टेजेस आते हैं। यहाँ पे 2 चीजें थी, यहाँ पे 3 आती। 3 में क्या आता है? सबसे पहले इनिशिएशन आता है, फिर अटेम्प्टेड इम्प्लीमेंटेशन, फिर इनकॉर्पोरेशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लिंकेज मॉडल पे। लिंकेज मॉडल रिकॉग्नाइज करता है दैट देयर आर इनोवेटर्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट centers, universities, etc. educated in the field, however, find some of their attempt at innovations that are inappropriate for solving the problem. What is therefore needed is a match between the problem and innovation, the establishment of linkage model। मतलब क्या है? What is therefore needed? A match between the problem and innovation, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिंकेज। मतलब क्या है? लिंकेज मॉडल का मतलब क्या समझ रहे हो? लिंकेज मॉडल एक तरीके से क्या है, आप जो भी आपके यूनिवर्सिटीज में या फिर जो डेवलपमेंट सेंटर है, जो भी वहां पे रिसर्च वगैरह हो रही है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसका कैसे लिंकेज हो पा रहा है, ठीक है, जो भी हमारे इनोवेशन हो रहे हैं उनके साथ कैसे लिंकेज होता है, ठीक है, वो चीज यहाँ पे आती है आपकी लिंकेज मॉडल में। फिर आते हैं आरसीए मॉडल, जिसे रैम चेंज एजेंट बोलते हैं। ठीक है, दैट मॉडल सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स सीम्स टू बी चीफ बैरियर। जो ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स होते हैं वो एक तरीके से बैरियर होते हैं हमारे चेंज में, जहाँ पे सबसे द assumption behind this that the success of implementation is a function of characteristic। क्या है? मतलब जो प्रपोज चेंज है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो आप चेंज चाहते हो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जो एबिलिटीज है आपकी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स की। फिर आता है रेडीनेस, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, रेडीनेस क्या है? लोकल कम्युनिटी का। फिर चौथी चीज आती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये सब क्या है? बैरियर्स हैं आपकी चेंज के अंदर। 2 मॉडल और भी हैं यहाँ पे। ये जैसे हम लोगों ने साइंटिफिक और इन साइंटिफिक, ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 तरीके की अप्रोच होती है। ठीक है, जहाँ पे साइंटिफिक मॉडल आता है, एक नॉन साइंटिफिक मॉडल आता है। जैसे यहाँ पे साइंटिफिक जो मॉडल है करिकुलम का, अकॉर्डिंग टू द ऑरिस्टन एंड हंकिंस। ठीक है, जहाँ पे टायलर मॉडल हमने पढ़ लिया है, टाबा का भी मॉडल इसमें आता है, सैलर का मॉडल आता है, हंकिंस का मॉडल आता है। ठीक है, तो सैलर और हंकिंस के जो मॉडल हैं ये साइंटिफिक मॉडल के अंदर आते हैं। ये पूछते हैं आपसे कि ये कौन से मॉडल है, साइंटिफिक है या फिर नॉन साइंटिफिक है। तो ये साइंटिफिक मॉडल है आपके, सैलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल, हंकिंस का डिसीजन मेकिंग मॉडल। ठीक है, जहां पे सैलर सैलर एंड अलेक्जेंडर का जो मॉडल है, यहाँ पे स्टेप्स आपसे पूछते हैं। तो स्टेप में सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है डिटरमाइन करना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को। दूसरी चीज आती है सेलेक्ट करना और क्रिएट करना एक करिकुलम डिजाइन को। तीसरी चीज आती है डेवलप करना इम्प्लीमेंटेशन प्लान को।
चौथी चीज आती है सेलेक्ट करना इवैल्यूएशन प्रोसीजर क्या है। तो ये मॉडल किसने दिया है, सेलर एंड अलेक्जेंडर ने दिया। हम किसमें क्या आता है यहाँ पे 7 मेजर स्टेजेस आती हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। पहला है करिकुलम कंसेप्चुलाइजेशन एंड लेजिटिमाइजेशन, मतलब करिकुलम को कंसेप्चुलाइज करना, लेजिटिमाइज करना। दूसरा डायग्नोसिस, तीसरा सिर्फ नाम पता होना चाहिए। कंटेंट का सिलेक्शन, चौथा एक्सपीरियंस सिलेक्शन, पांचवा इम्प्लीमेंटेशन, छठा इवैल्यूएशन, फिर आपका मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये जितने भी मॉडल थे आपके करिकुलम के जितने भी मॉडल आपके सिलेबस में दे रखे हुए थे, और जो करिकुलम की बुक है वहां पे भी जो एक्स्ट्रा मॉडल जो दे रखे थे, वो सारे मॉडल मैंने यहाँ पे आपको करा दिए हैं। अब इससे बाहर आपके करिकुलम के मॉडल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई मॉडल आपको लगता है कि और कोई मॉडल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। तो आज ये हमारा जो टॉपिक था मॉडल ऑफ करिकुलम, ठीक है, मॉडल ऑफ करिकुलम, ठीक है, वो यहाँ पे कवर हो गया आपका। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक सेशन, दूसरा सेशन और भी मैं अपलोड करूंगी, जहाँ पे मेथड क्या है, किस तरीके, कितने टाइप से जब हम किसी भी करिकुलम को डेवलप करते हैं तो उसके मेथड क्या होते हैं। एक होता है आपका लर्नर सेंटर, एक होता है आपका प्रॉब्लम सेंटर, है ना, 3-4 तरीके होते हैं। उन सारे मेथड्स के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ जो सेशन है वो आपके लिए यूजफुल होंगे और आप लोग भी अपने एंड से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के पूछे। एंड जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करिएगा, बिकॉज जो भी अपडेट है और जो भी सारी चीजें हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलती हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।